हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, I'm असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाजार सफलता और बाजार विफलता। हम इस चैप्टर को बोलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी मार्केट जो है वो किस कंडीशन में फेल हो जाती है और किस कंडीशन के अंदर वो सफल होगी, यानी कि सक्सेस होगी। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम 4 स्मॉल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा वो मार्केट होगा कि बाजार क्या है। सेकंड, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा कि आपकी जो मार्केट सक्सेस है वो क्या है। मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि बाजार कुशलता। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मार्केट एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम। तो इन 4 टॉपिक्स को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि मार्केट क्या है, या इसके साथ में आप जो हमारे पास सेकंड हम इसी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाजार संयंत्र। तो बाजार संयंत्र क्या होता है इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर मार्केट की बात करूं तो मार्केट का अगर हम सिंपली एग्जांपल लें तो जैसे कि आप अगर बात करें कि जैसे सोहना की मार्केट है, उसके बाद आपके पास गुड़गांव की मार्केट है। तो नॉर्मली इस टाइप की जो मार्केट है बोला जाता है। और इन मार्केट की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर किसी गुड्स जो है उसके बायर्स जो यहाँ पर होते हैं और साथ में यहाँ पर जो उसके सेलर्स होते हैं वो होते हैं, और ये दोनों मिलकर किसी एक गुड को सेल कर रहे होते हैं। जिस प्लेस के ऊपर ये सेल करते हैं उस प्लेस को हम बेसिकली बोलते हैं मार्केट। ये हो गई एक सिंपल फॉर्म मार्केट की, जो कि एक आम इंसान जिसको जानता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से तो मार्केट का जो फॉर्म है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पर मार्केट जो है उसको हम किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया से डिनोट नहीं करते, यानी कि कोई भी जो आपके पास भौतिक एरिया है, जैसे सोना की मार्केट है, उसके बाद गुड़गांव की मार्केट बोले, दिल्ली की जो मार्केट है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से तो यहाँ पर जो आपके पास बायर हैं, जो बायर्स होते हैं क्रेता, और जो सेलर्स होते हैं उनका फिजिकली मिलना जरूरी नहीं होता। ये कंपलसरी नहीं है कि वो फिजिकली मिले, बल्कि यहाँ पर जो चीजें हैं उनको सेल किया जाता है, गुड्स सेल किया जाता है। और इसके लिए कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर होना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी है। इसमें आप कैसे गुड्स को सेल कर सकते हैं, जैसे आपके पास टेली मार्केटिंग होती है। कि अगर आप टेली मार्केटिंग की बात करें कि जैसे फोन के द्वारा आप जिस सेल या परचेज करते हैं वो हो गया। इसके बाद अगर आप ईमेल से अगर कोई भी चीज सेल या परचेज करते हैं तो वो है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करूं तो नॉर्मल तो हमारे पास ये मार्केट होती है जहां पर आप किसी भी गुड को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। यहाँ पर बायर और जो सेलर हैं वो होते हैं। लेकिन अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो जैसे आप अमेजोन हो गया, उसके बाद हमारे पास फ्लिपकार्ट है, इनसे आप शॉपिंग्स करते हैं, यहाँ से आप चीजों को सेल या परचेज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक फॉर्म है मार्केट की। कि अगर आप फिजिकली की बात करें तो ना ही तो यहाँ पर सेलर और बायर एक दूसरे से मिलते हैं, बट फिर भी यहाँ पर गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है। तो ये भी आपका जो ऑनलाइन मोड है मार्केट का, इसको भी हम मार्केट की एक फॉर्म कहते हैं। तो मार्केट जब हम इकोनॉमिक्स की प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल एंटिटी के अंदर हमें शो हो। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट मैकेनिज्म की। ये मार्केट मैकेनिज्म या जिसको हम बोलते हैं बाजार संयंत्र। तो बाजार संयंत्र क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो गुड्स के प्राइस हैं उन गुड्स के प्राइस को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसके डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वो 2 फोर्सेस से होता है, जिसको एक तो हम बोलते हैं डिमांड फोर्सेस और दूसरा हमारे पास होता है सप्लाई। कि जहां पर आपके पास डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, यानी कि मांग बराबर होती है पूर्ति के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्केट है उसमें गुड्स के प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है, और यहीं पर जो उसकी क्वांटिटी है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है। कि अगर इसको डायग्राम की हेल्प से समझा जाए तो ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपके पास ओ एक्सिस के ऊपर हम क्वांटिटी को लेते हैं और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम प्राइजेस को लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डी एक डिमांड कर्व होता है और ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व। अगर हम बात करें इस ई पॉइंट की तो ई पॉइंट के ऊपर क्या है, क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि आप क्वांटिटी जो है वो ओक्यू क्वांटिटी और जो प्राइस है वो ओपी प्राइस के ऊपर आप चीजों को सेल करेंगे।
इसके बाद कंडीशन जो है वो आपकी बदल भी सकती है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मार्केट के अंदर जो आपके गुड्स की डिमांड है अगर वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्केट की फोर्सेज है वो प्राइसेस को भी क्या करेंगी, साथ के साथ इंक्रीज कर देती हैं कि आपके जो प्राइस है वो भी आपके पास अब क्या है, पी से P1 की तरफ इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका रोल जो है नहीं होता, मार्केट की जो फोर्सेज है, जो मार्केट बाजार शक्तियां हैं वही क्या करती हैं, जो आपके पास प्राइस और आउटपुट यानी कि जो आपके पास कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट का ये संयंत्र होता है, बाजार का संयंत्र हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि मीनिंग ऑफ मार्केट सक्सेस, कि मार्केट का सक्सेस क्या होता है, बाजार की सफलता हम किस चीज को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बाजार की जो सफलता है उसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये होता है कि आप कि जो मार्केट है उसके अंदर जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है, यानी कि एक दूसरे के बराबर होती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये बाजार की सफलता है, कि इसको हम बोलते हैं मार्केट सक्सेस। और मार्केट सक्सेस की सिचुएशन में दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं उत्पादक कुशलता, और दूसरा हमारे पास होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवंटनात्मक कुशलता। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है या उत्पादक जो आपके पास कुशलता है उसको हम क्या कहते हैं। कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हमारे पास प्रोडक्ट ले लेते हैं कि एक हमारे पास प्रोडक्ट है वीट जिसको आप गेहूं बोलते हैं, और एक हमारे पास प्रोडक्ट है राइस। इन दोनों के अंदर जो है रिसोर्सिस को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होते हैं, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है, इस तरीके से उन्हें बांटा जाता है कि जब भी एक गुड का आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेंगे तो आपको दूसरे प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन जो है उसको कम करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमल आप क्या करते हैं, जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास जो गेहूं का उत्पादन करने के लिए आपने 10 लेबर्स का यूज करा, तो ये 10 लेबर आपने यहाँ लगा दी और 10 लेबर जो है वो आपने यहाँ पर एलोकेट कर दी है इस दोनों कंडीशन के अंदर। 10 लेबर्स आपने यहाँ पर एलोकेट करी है, यानी कि इनका आवंटन आपने कर दिया। अब इसके द्वारा मान लीजिए अगर कभी भी प्रोड्यूसर चाहता है कि वो राइस का जो प्रोडक्शन यानी कि जो चावल का उत्पादन है उसको वो बढ़ाए, तो ये उसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब आपके पास आप क्या करेंगे, जो गेहूं का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस गेहूं के प्रोडक्शन को आप कम कर दें, यानी कि जो वीट का प्रोडक्शन है उसको आप रिड्यूस करेंगे, तभी पॉसिबल होगा कि आपका जो राइस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। इसको आप क्या है बेसिकली ये जो रिलेटेड होता है कंसेप्ट, तो हमने एक इससे रिलेटेड डायग्राम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसके अंदर हम क्या लेते थे कि अगर आपके पास इस तरीके से होता था कि एक तरफ आपने राइस का प्रोडक्शन ले लिया और एक तरफ हम लेते थे वीट का प्रोडक्शन, ये हमारे पास क्या इस तरीके से कर्व होता था जिसको हम बोलते थे पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप रिसोर्सेज मान लेते हैं कि आपके पास जो है रिसोर्सेज थे 10 लेबर, तो अगर इन 10 लेबर्स को आप कंप्लीटली जो है वो लगा देते हैं वीट के प्रोडक्शन में, तो एक कंप्लीट जो है वो प्रोडक्शन करेंगे किसका, वीट का, कि मान लेते हैं 10 यूनिट्स। अगर आप इन 10 यूनिट्स जो लेबर है इनको अगर आप लगा देते हैं राइस के प्रोडक्शन में, तो ये 10 यूनिट जो है वो राइस की प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर मान लीजिए आप दोनों गुड़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए किसी इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट आपके पास ए है, इस ए पॉइंट के ऊपर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इस ए पॉइंट के ऊपर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास लेबर है 10, इनको आप डिवाइड करेंगे कि जिस गुड़ का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप 8 यूनिट जो है वेट की और 2 यूनिट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसकी, राइस की, तो आप क्या करेंगे 8 यूनिट जो है लेबर की वो तो आप दे देंगे किसके प्रोडक्शन के लिए, वेट के लिए, और उसके बाद में आप 2 यूनिट जो लेबर है वो आप यूज करेंगे राइस के प्रोडक्शन में। अगर आप मान लीजिए इस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप बी जो पॉइंट है उसके ऊपर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं इसमें, तो बी पॉइंट आपका क्या शो करता है कि अब आप जो वीट का प्रोडक्शन है उसको तो करना चाहते हैं 2 और जो राइस का प्रोडक्शन है उसको करना चाहते हैं 8। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो वीट के अंदर जो लेबर है यानी कि जो आपने लेबर लगाई हुई थी 8 लेबर्स जो आपने वेट के प्रोडक्शन में लगाई थी, इसको आप हटाकर कहां पर लगाएंगे, इसको आप हटाकर लगा देते हैं यहाँ पर राइस के प्रोडक्शन में।
तो टोटल अब जो आपके पास 6 और प्लस में आपके पास 2 है, तो टोटल लेबर अब आप कितनी लगाएंगे 8। और जो राइस के अंदर, जो वीट के अंदर लेबर है वो आपकी -6 हो जाती है। यानी कि अब आपके पास वीट की 2 क्वांटिटी का आप अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 2 लेबर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करता है कि जो आपके पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसमें आप रिसोर्सेज का बहुत ही ऑप्टिमली आप एक प्रोडक्ट के लिए आप उसको एलोकेट करते हैं, और ये एलोकेशन इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप सेकंड गुड का जो प्रोडक्शन है उसको कम करें, अदरवाइज आप एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर और चीजें क्या होती हैं, कि एक तो आप प्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है उसको देखेंगे फर्म के साथ कि जो फर्म है वो किस तरीके से काम करती है। तो एक कंडीशन इसकी है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ए फर्म है तो इस प्रकार से काम करती है कि अगर वो किसी गुड एक्स का प्रोडक्शन करेगी तो वहां पर जो जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्शन यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसके मिनिमम के ऊपर बात करी गई है, यानी कि जो उत्पादन की लागत है उसको आप कम करेंगे। सेकंड इसके अंदर यह है कि अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर जो है फर्म है ए और बी फर्म है, तो ये दोनों क्या करती हैं, किसी होमोजीनियस फूड का प्रोडक्शन ये करती हैं। अब होमोजीनियस फूड हमारे पास जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं समरूप वस्तु। इसके बारे में हम डिटेल में काफी बार बात कर चुके हैं, जो होमोजीनियस फूड है वो किस प्रकार का होता है। तो ये कह रहा है कि जब आप होमोजीनियस फूड का प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म जो है वो अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके इक्वल ही जो है उसके प्राइजेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी किसके, प्राइजेस के। तो ये दो कंडीशन होती हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, यानी कि उत्पादन की कुशलता की दो स्थितियां होती हैं। उसके बाद एक हमारे पास आता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का यहाँ पर जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि जब आप किसी गुड्स की एक्स्ट्रा एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके जो वैल्यू है यानी कि उसके जो प्राइस होंगे वो इक्वल होते हैं किसके, जो आपके पास कॉस्ट होती है उसके इक्वल यहाँ पर होंगे। कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक गुड, मान लेते हैं आपके पास गुड है, इस एक्स गुड का आपने प्रोडक्शन किया और इसकी आप क्या है एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है उसका आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा यूनिट जो आप वन प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी, यानी कि इस एक्स्ट्रा यूनिट की जो कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके, मार्जिन जो आपके पास प्राइस है उसके इक्वल आपको आपके लिए होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवंटन या आवंटनात्मक कुशलता हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है हम इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं बाजार कुशलता। बाजार कुशलता के अगर हम सिंपल मीनिंग की यहाँ पर बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपको कुछ इनपुट्स दिए हों। इनपुट हम किसको बोलते हैं कि आपके जो जो उत्पादन के यहाँ पर साधन होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या आपके पास लेबर हो या कैपिटल हो, उसकी हेल्प से, यानी कि उसकी हेल्प से आप किस प्रकार से मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर अचीव कर पाते हैं या ज्यादातर जो आपका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, उसको हम यहाँ पर मार्केट एफिशिएंसी बोलते हैं। कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 यूनिट जो है वो लेबर की दी हो, इस 10 यूनिट लेबर का आप यूज करके किस प्रकार से जो मैक्सिमम आउटपुट है वो आप ले पाते हैं। दूसरी कंडीशन इसके अंदर एक ये भी हो सकती है कि इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 20 यूनिट जो है वो आउटपुट आपको देना है, यानी कि 20 यूनिट का आपको क्या है उत्पादन करना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि आप किस प्रकार से मिनिमम कॉस्ट जो है वो ले पाएंगे और मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप क्या कर पाए, इसका उत्पादन कर पाए। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है, एफिशिएंसी इसकी होती है। देखिए और भी इसको अगर हम सिंपली समझे तो मार्केट मैकेनिज्म जिसको हम बाजार संयंत्र हमने अभी पढ़ा है, उसके अंदर क्या है कि जितने भी आपके पास मार्केट के अंदर प्राइस और जो आपके पास आउटपुट है, अगर इसका डिटर्मिनेशन जो होता है तो वो आपका मार्केट मैकेनिज्म से यहाँ पे हो जाता है। इस मार्केट मैकेनिज्म के अंदर अगर गवर्नमेंट के किसी भी इंटरफेरेंस को नहीं यूज किया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी रोल मार्केट के अंदर अगर ना हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि मार्केट आपकी एफिशिएंटली काम कर रही है, गवर्नमेंट की वहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आपके पास जो लॉ एंड ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि जो सरकार ने नियम और कानून जो बनाए हैं,
उसकी यहाँ पे विदाउट रिक्वायरमेंट के अगर मार्केट एफिशिएंटली काम करती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपकी मार्केट एफिशिएंसी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसका कोई भी रोल यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड की, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो इंडियन इकोनॉमी हमारी है एक मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी है। यहाँ पर आपके पास मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आपके पास जो मार्केट यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, और एक हमारे पास गवर्नमेंट, तो ये दोनों ही क्या है, एक साथ यहाँ पर काम करती है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी आपके पास मोस्टली इकोनॉमीज है, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, फ्रांस हो, जापान हो, या फिर और कोई भी इकोनॉमी जो आपकी बड़ी इकोनॉमीज है, सभी इकोनॉमी जो है वो क्लोजली काफी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जहां पर गुड्स के जो प्राइस है उसका और जो आउटपुट है वो दोनों का ही यहाँ पर जो डिसीजन है वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से लिया जाता है कि जहां पर मार्केट की फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वहीं पर आपके पास क्या है, जो प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो अगर रिसेंटली आप देखें तो सरकार अब सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल भी जो रिसोर्सेज है उसके एलोकेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करती, सरकार करती है, बट सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है, यानी कि एक सहायक हाथ की तरह काम करती है। मेन जो काम है वो अब मार्केट को दे दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ डज मार्केट सिस्टम वर्क, यानी कि जो आपके पास बाजार संयंत्र है, बाजार प्रणाली है, वो किस प्रकार से काम करती है, तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो है बेटर इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके बारे में हम जो कह रहे हैं कि वो ये क्या है, बेहतर, ये हमारे पास है बेहतर सूचना, कि बेहतर सूचना के आधार पर आप क्या करते हैं, जो मार्केट है वो काम करती है। यहाँ पर अगर हम बेटर सूचना की बात करें, तो आपके पास जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेज हैं उसके बेस पर यहाँ पर डिसीजन होता है प्राइस और आउटपुट का, कि मार्केट में सभी को पता होता है कि गुड्स के जो प्राइस है वो क्या है और आउटपुट क्या है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर कभी आपकी जो डिमांड है अगर वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये उस कंडीशन में जब मार्केट में जो है आपकी ओपन मार्केट होती है और इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन जब अगर हम बात करें कि मान लीजिए मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो हो, तो मार्केट जो है एडजस्टमेंट उसमें काफी टाइम लग जाता है, और जो गवर्नमेंट है उसके कारण मार्केट में डिस्टर्बेंस ज्यादा महसूस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटर अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी को हम कहते हैं अनुकूलन, अनुकूलनशीलता। तो ये अनुकूलनशीलता जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब हम बात करते हैं मार्केट की, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्राइस है, जो किसी भी गुड के प्राइस हो या आउटपुट हो, उसका डिटर्मिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड और सप्लाई। जहां पर आपके पास डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां पर आपके पास क्या है, गुड्स के जो प्राइस है उनका डिटर्मिनेशन और जो आउटपुट है उसका डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो जाता है, उसका निर्धारण हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक और चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है गवर्नमेंट, कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो यहाँ पर नहीं होता है, और जो मार्केट होती है वो एक तरीके से आपकी ओपन मार्केट होती है, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो, और जो हमारे पास प्रोड्यूसर है, यानी कि जो आपके पास उत्पादक होते हैं, वो कंज्यूमर की तरफ से की जाती है डिमांड, और जो प्रोड्यूसर है वो करते हैं गुड्स की सप्लाई। तो जब भी कभी इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, कि आपकी कभी भी कंडीशन हो कि जैसे आपकी डिमांड ग्रेटर देन हो जाए सप्लाई से, या सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए डिमांड से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इनको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये इसी तरीके से जो मार्केट है वो एक बेहतर तरीके से यहाँ पर काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि आपके पास जो मार्केट की शक्ति है उस शक्ति का क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर होता है। तो विकेंद्रीकरण का यहाँ पर मतलब क्या है, कि मार्केट जब काम करती है तो उसकी पावर जो है वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शिफ्ट हो जाती है, कि जैसे आपके पास इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड कर लें, तो ए फर्म है, बी है, सी और डी है। यहाँ पर सभी क्या है, जो मार्केट की जितनी भी पावर होती है वो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी जो एक पर्टिकुलर फर्म हो या कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, पर्टिकुलर एक विभाग हो,
तो उसमें किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर वो उसका रोल नहीं कर सकता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर कि जब मार्केट की जो पावर्स है वो सभी के अंदर डिवाइड कर दी गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो यहाँ पर आपका करप्शन है वो करप्शन जैसी चीजें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। ये एक बेनिफिट है कि जब आप मार्केट की हेल्प से जो पावर है मार्केट की, किसको जो प्राइस है गुड्स के वो और जो आउटपुट है वो, इनका जब डिसीजन की अगर हम बात करें तो अगर ये डिसीजन जो है जब डिफरेंट फर्म्स जो है वो मिलकर अलग अलग कंडीशन में लेती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो करप्शन जैसी चीजें हैं वो मार्केट के अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम, यानी कि जब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो उस कंडीशन में आपकी जो बाजार कुशलता वो किस प्रकार से काम करती है। कि अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ पर जब भी आपके पास किसी भी गुड का डिटर्मिनेशन हम करते थे कि उसके आउटपुट और जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता था वो होता था विद द हेल्प ऑफ डिमांड और सप्लाई कर्व, कि जहां पर आपके पास डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे के इक्वल होते थे, वहां पर क्या है जो आपके पास गुड्स की डिमांड और जो यहाँ पर आउटपुट और जो आपके पास प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता था। यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जो है उसके रोल को यहाँ पर नहीं माना गया। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केट एफिशिएंसी की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो हम देखते हैं कि एक तो आपके पास प्रोडक्टिव एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं उत्पादक एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उत्पादक कुशलता हम इसको बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवंटनात्मक कुशलता। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं, एक एक करके हम इसको अब डिटेल में जो है वो देखते हैं। कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का अगर हम सिंपल मीनिंग यहाँ पर देखें तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी दो गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि मान लीजिए एक तो हमारे पास है व्हीट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था, उससे सेम एग्जाम्पल यहाँ पर होता है कि आप दो गुड़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक व्हीट है आपके पास और एक गुड़ है आपके पास राइस, और इन दोनों के लिए आपने क्या है 10 जो लेबर्स हैं उसको यहाँ पर एलोकेट कर दिया। और यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से एलोकेट किया जाता है कि इससे बेटर तरीका यहाँ पर होता नहीं है। अगर इस एलोकेशन के बाद यानी कि जो आपने हर एक गुड़ के लिए जो साधन बांटे हैं कि वेट के लिए आपने लेबर्स जो है वो 10 दिए हैं और राइस के लिए भी आपने 10 लेबर्स दिए हैं। मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप किसी एक गुड़ का कि राइस का आप जो प्रोडक्शन है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, राइस का जो आपके पास उत्पादन है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा, सिर्फ उसी एक कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल होगा जब आप व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम करें। जब आप व्हीट के प्रोडक्शन को कम करेंगे तो इसकी जो कुछ लेबर है वो आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी राइस के लिए, और तभी आप राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसको पीपीसी बोलते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हम इसको बोलते हैं, इन दो कर्व की जो हेल्प से हम यहाँ पर चीजों को डिनोट करते हैं। कि जैसे कि हमने पहले भी जो कर्व है ये देखा था अभी कि अगर आपके पास इस तरीके की चीजें दी हुई हो कि एक आपके पास यहाँ पर राइस दिया है और एक हमारे पास दिया हो व्हीट, और आपके पास लेबर जो है वो दे दी जाए कि आपके पास टोटल 10 लेबर्स हैं, इन 10 लेबर का आप यूज कर दो गुड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक राइस है और एक व्हीट है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग की कंडीशन में आपके पास जो 10 लेबर है वो आप 10 की 10 लेबर जो है लगा देते हैं व्हीट के प्रोडक्शन में, और राइस के प्रोडक्शन में आप 0 लेबर लगाते हैं, तो व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाता है मान लेते हैं 10। उसके बाद मान लीजिए आपने ऐसा करा कि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करें, तो जो व्हीट के अंदर लेबर थी वो आप 0 कर देते हैं और सभी लेबर आप लगा देते हैं कि इसके अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है इसके अंदर यहाँ पर आप यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट के ऊपर आप प्रोडक्शन करें, मतलब कि अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप 8 क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसकी वेट की, और 2 क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं राइस की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे कि लेबर जो है उसको डिवाइड कर लेंगे कि वेट के प्रोडक्शन के लिए आप 8 लेबर यूज करेंगे, और जो आपके पास राइस है इसके प्रोडक्शन के लिए आप 2 यूनिट जो है वो यूज करेंगे लेबर की। मान लीजिए एक और कंडीशन यहाँ पर हो जाती है कि ये आपके पास कंडीशन बी है, इसके अंदर अगर जो कंडीशन है वो ये हो जाती है कि अब आप 3 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वेट की और 7 यूनिट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं राइस की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है
कि आप राइस के लिए कितने यूनिट लेबर की यूज करेंगे, 7 यूनिट लेबर आप लगाएंगे, और व्हीट के लिए आप कितनी लेबर लगाएंगे, 3 यूनिट। यानी कि जब आपने राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करा 2 से लेके 7 तक, तो आपको व्हीट का भी जो प्रोडक्शन है उसको कम करना यहाँ पर पड़ा। तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी एफिशिएंसी की यहाँ पर बात की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या उत्पादक कुशलता, हम इसको बोलते हैं। अब जो उत्पादक कुशलता है इसको हम देखते हैं एक फर्म के साथ में, कि एक जो फर्म है उसके लिए एक उत्पादन कुशलता क्या होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसका मीनिंग होता है कि आप जब प्रोडक्शन करें गुड का तो वो आप कम से कम कॉस्ट के ऊपर करें। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो आपकी यहाँ पर होगी मिनिमम, कि इस मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो हमने अभी पीछे जब हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का चैप्टर किया था तो वहां पर हमने एनालाइज करा था एक चीज को, कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो आपके पास एवरेज कर्व होता है, इसके जो मिनिमम पॉइंट, जो ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ए नाम देते हैं, तो जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो आपकी काम करती है इस ए पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये आपका जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो होती है मिनिमम, यानी कि सबसे न्यूनतम जो है आपकी उत्पादन की लागत यहाँ पर होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फर्म काम करती है। तो यह होता है कि जब फर्म विद इन द फर्म जो है प्रोडक्टिविटी को हम चेक करते हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अमंग द फर्म्स, यानी कि जब आपकी फर्म्स एक से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में जो है वो किस प्रकार से आपकी जो एफिशिएंसी है वो लेके आती है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि मान लीजिए आपके पास ए और बी फर्म है, और ये दोनों ही फर्म क्या है, एक होमोजीनियस जो गुड है उसका ये प्रोडक्शन करती है, यानी कि ये एक समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये एक दूसरे की जो सेम गुड का प्रोडक्शन करेंगी तो वहां पर जो इनकी कॉस्ट है दोनों फर्म्स की, कि एमसी ए फर्म की और एमसी बी फर्म की, तो दोनों तो ये क्या है एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर होंगी, और जो इनके प्राइस हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कि आपके पास एमसी इक्वल होता है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आपके पास होता है। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है इस केस के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का सिंपल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग जो है वो यहाँ पर ये निकल के आता है कि अगर मान लीजिए आप किसी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, कि आप एक एडिशनल यूनिट जो है एक्स्ट्रा यूनिट का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आप जो कॉस्ट लगाते हैं, यानी कि आप जो मार्जिनल कॉस्ट आप लगाते हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके, प्राइजेस के। कि एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास दिया हुआ है आउटपुट, और ये हमारे पास क्या है, प्राइस है, और बीच में हमारे पास यहाँ पर हम कॉस्ट ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, जब आपने 1 यूनिट का आउटपुट करा तब आपके जो कॉस्ट थी वो कितनी है, 10, और आपके पास जो प्राइस है वो भी हमने यहाँ पर मान ली है 10 है। ये कह रहा है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट, यानी कि आप सेकेंड यूनिट का जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके पास यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट जो है आपकी 20 हो जाती है, तो प्राइस भी हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो ये एडिशनल जो आपने 1 यूनिट जो प्लस करी है इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपके पास क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो ये आपके पास इसका जो गैप है कॉस्ट में, ये आपके पास कितना है, +10 है। तो ये आपके प्लस जो 10 है वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है, और ये आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके, प्राइजेस के। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो किसके, प्राइजेस के। अगर आप किसी भी गुड के एक एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि आपका पास एक ऑप्टिमली जो है एलोकेशन है रिसोर्सेज का इकोनॉमी के अंदर, यानी कि आपके पास जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का आप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में एलोकेशन आप करते हैं। और बेटर एलोकेशन वही होता है जहां पर आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड को प्रोड्यूस करें तो उसके प्रोडक्शन की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी इक्वल हो किसके, प्राइजेस के। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ये सिचुएशन होती है कि जहां पर आप अगर किसी गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है किसके, प्राइजेस के। यानी कि जब आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी सीमांत लागत उसकी जो कीमत है उसके बराबर होती है।
तो ये थी आज की आपकी वीडियो क्लास और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास की जो क्वालिटी है हम इसको किस प्रकार से और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास सजेशंस हैं वो प्लीज आप सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।